हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट। देखिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो हमारा 8 नंबर का है भाई, और इसके अंदर भी हम 4 या 5 क्वेश्चन ही करेंगे और इन 4-5 क्वेश्चन के अंदर हम हमारे 4 या 5 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि पॉलिटिकल के अंदर जैसे महान्यायवादी से रिलेटेड है तो उसकी संबंधित सारी बातें को कंप्लीट कर लेंगे, या फिर जो सौरमंडल वाला टॉपिक है उसके अंदर से हम उसकी सारी बातें क्या है कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो के अंदर है ना आपके 4 या 5 टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और वो सारी बातें बताऊंगी मैं आपको। इसके अंदर जो पेपर की दृष्टि से क्या है इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर ये क्वेश्चन यहाँ से सारे आते हैं भाई, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? जो भारत का जो कानूनी नागरिक होता है वो कौन होता है? ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर क्या, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर महान्यायवादी। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी, प्रथम कानूनी जो नागरिक होता है ना वो नागरिक कौन होता है भाई? महान्यायवादी। ठीक है, कौन होता है? महान्यायवादी होता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल है भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और अगर वैसे बात पूछें कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है तो होता कौन भाई? राष्ट्रपति। ठीक है, कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक और महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि नागरिक है। महान्यायवादी का जिक्र किसके अंतर्गत आता है? तो ये बात आती है किसमें? आर्टिकल कौन सा? 76 अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का क्या होगा? एक महान्यायवादी होगा। ठीक है, भारत का महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद कौन सा? 76। अब इस अनुच्छेद 76 के अनुसार किस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी बनाया जा सकता है? कौन व्यक्ति बन सकता है महान्यायवादी? और महान्यायवादी जो बनाया जाता है ना, मतलब ये क्यों बनाया जाता है भारत का महान्यायवादी? जैसे कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश हैं, न्याय दिलाने से संबंधित बातें आती हैं, लेकिन फिर भी हम महान्यायवादी को क्यों बनाते हैं? तो राष्ट्रपति को किससे संबंधित, न्याय से सलाह देने से संबंधित या कानून से संबंधित कोई भी सलाह विमर्श करना है या विचार विमर्श करना है तो उससे संबंधित जो बात बताता है वो कौन बताता है? महान्यायवादी बताता है। ये महान्यायवादी हम सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि राष्ट्रपति को किससे संबंधित सलाह देने के लिए, कानून से संबंधित जानकारी या सलाह देने के लिए बनाया जाता है। इसका जिक्र कहाँ पर? अनुच्छेद 76 के अंदर। ठीक है, कहाँ होता है? अनुच्छेद 76 में। लेकिन किस व्यक्ति को बना सकते हैं महान्यायवादी? कंडीशन क्या होंगी? कौन व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है, या इसको बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? और क्या महान्यायवादी होता है ये महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है या फिर इसका निर्वाचन होता है? तो ये ध्यान रखनी है भाई ये सारी बातें। महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता 3 शर्त की बात आती है यहाँ पर। अगर इन 3 शर्तों में से किसी भी व्यक्ति के अंदर एक शर्त को पार कर लेता है या किसी भी व्यक्ति में एक शर्त है तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? नियुक्त किया जाएगा महान्यायवादी। 3 कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए? नंबर 1 दे रखी है क्या? कम से कम। ठीक है, और कम से कम क्या होना चाहिए? कम से कम 10 वर्ष तक। और कम से कम 10 वर्ष तक क्या हो भाई? ये अधिवक्ता रह चुका हो। कहाँ पर? हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो हाई कोर्ट में। और दूसरी बात क्या दे रखी है? कम से कम, और कम से कम यहाँ पर क्या होनी चाहिए? कम से कम 5 वर्ष तक। ठीक है, और 5 वर्ष तक क्या रह चुका हो? जज रह चुका हो। कहाँ पर? हाई कोर्ट के अंदर। अगर ये वाली शर्त किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है तो दूसरी शर्त को कंप्लीट कर दे क्या? कम से कम 5 वर्ष तक क्या रहना चाहिए? हाई कोर्ट के अंदर जज रह चुका हो। या फिर तीसरी शर्त हो सकती है, इन दोनों में से किसी भी व्यक्ति के अंदर इनमें से कोई भी शर्त मतलब पूरी नहीं कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो तीसरी शर्त होनी चाहिए। ये क्या है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की नज़र में क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार। ठीक है, कानून का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। ज्ञाता होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति को ये लगे कि कोई भी व्यक्ति है कि ये कानून का अच्छा जानकार है तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से उस व्यक्ति को क्या बना सकता है? यानी कि महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है भाई। देखिए 3 बातें हैं, इन 3 बातों में से कोई भी एक शर्त होनी चाहिए, एक कंडीशन पूरी करनी चाहिए और वो व्यक्ति क्या बनाया जाएगा? भारत का महान्यायवादी बनाया जाएगा। यानी कि आपको एक बात और ध्यान रखनी है महान्यायवादी से संबंधित क्या, कि महान्यायवादी
न्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो एक सुप्रीम कोर्ट का क्या बनाया जाता है, चीफ जस्टिस बनाया जाता है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है, उसके अंदर होती हैं। तो वो सेम बातें किसके अंदर होनी चाहिए, एक महान्यायवादी बनाने से संबंधित होनी चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना, यानी कि वही सेम कंडीशन कौन सी जो एक मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं, वही से बातें सारी किसके लिए लागू होती हैं, एक महान्यायवादी बनने के लिए। तो वो तीन बातें, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन को अगर कोई व्यक्ति पूरा करता है तो उस व्यक्ति को महान्यायवादी क्या कर दिया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। क्या महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी को निर्वाचित होता है या नियुक्त किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखनी है भाई। तो महान्यायवादी है ना, महान्यायवादी क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। इसकी क्या होती है, नियुक्ति, और नियुक्ति करेगा कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है, राष्ट्रपति। अब ये राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, तो ये यानी कि राष्ट्रपति से शपथ जो ग्रहण करेगा, शपथ किससे लेगा भाई, तो शपथ भी किससे लेता है, ये राष्ट्रपति से ही लेता है। और जैसे ही इसका कार्यकाल कंप्लीट होता है ना, तो ये अपना क्या है, त्याग पत्र देता है, इस्तीफा देता है। तो ये भी किसको देगा, राष्ट्रपति को ही क्या करता है, त्याग पत्र देता है। तो ये तीनों ही बातें ध्यान रखनी है कि एक महान्यायवादी है, एक महान्यायवादी को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ना ही तो वो मनोनीत होता है और न ही वो क्या होता है, निर्वाचित होता है। इसको नियुक्त करेगा और नियुक्त करने की पावर किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में है। अब जैसे ही इसको नियुक्त कर दिया, करने के बाद इसको शपथ दिलाई जाती है। शपथ दिलाने का कार्य भी कौन करेगा, राष्ट्रपति ही करेगा। और त्याग पत्र भी किसको देता है, ये राष्ट्रपति को ही देता है। अब एक बात और है, अब हमने महान्यायवादी बना तो दिया, लेकिन ये कितने साल तक कार्य करेगा, ठीक है, इसका कार्यकाल कितना होता है, जैसे 5 वर्ष है, 6 वर्ष है या 10 वर्ष, कितने साल का इसका कार्यकाल होता है। तो इसका कार्यकाल भी निश्चित नहीं है भाई, ये ध्यान रखना। ये कार्य किसके अनुसार करेगा, तो ये कार्य करता है राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत। अगर राष्ट्रपति चाहे ना, तो राष्ट्रपति कितने साल तक रख सकता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर क्या है, बना रहता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसको 1 साल तक रख सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो इसको 5 साल तक रख सकता है। तो ये ध्यान रखना, कार्यकाल भी किसके अनुसार, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। त्याग पत्र भी किसको देगा, राष्ट्रपति को। शपथ भी ग्रहण किससे करेगा, राष्ट्रपति से। और नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति से ही। ठीक है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति से। अब इसके बाद बात आती है, जैसे कि कोई भी पद है हमारा, हर पद पर जैसे कार्य करते हैं ना, तो उसके लिए क्या है, हर व्यक्ति को वेतन दिया जाता है। जैसे कि एक राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 5 लाख होता है। इसी तरह से जैसे उपराष्ट्रपति है, इसका वेतन कितना होता है, उपराष्ट्रपति पद के लिए तो इसका कोई वेतन नहीं होता, लेकिन सभापति के रूप में इसको क्या दिया जाता है, वेतन कितना, 4 लाख रुपए। तो इस तरह से एक महान्यायवादी है, महान्यायवादी का वेतन कितना होता है, तो महान्यायवादी का कोई वेतन नहीं भाई, ये भी किसके अनुसार, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही इसको क्या दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा। राष्ट्रपति चाहे तो इसे कितना, 1 लाख रुपए दे सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो कितना, इसको 5 लाख दे सकता है। ये निश्चित नहीं है इसका वेतन कि इसको कितना वेतन दिया जाएगा। क्या कारण है इसको निश्चित नहीं है अभी, क्योंकि ये महान्यायवादी है। महान्यायवादी क्या करता है, एक जनता का भी केस लड़ता है। ठीक है, इस कारण से इसका वेतन क्या है, निश्चित नहीं कर रखा कि इसको 5 लाख देंगे या 1 लाख देंगे या 2 लाख देंगे, कितना इसका वेतन देना है। तो ये ध्यान रखना, महान्यायवादी है, महान्यायवादी का वेतन किसके अनुसार, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही इसको क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। इसका वेतन भी क्या नहीं है, फिक्स नहीं है। अच्छा, एक चीज और है, महान्यायवादी क्यों बनाया जाता है, तो महान्यायवादी बनाया जाता है एक तो किसके लिए, सलाह देने के लिए। और सलाह किसको देने के लिए, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को कानून से संबंधित सलाह कौन देगा, ये महान्यायवादी देता है। दूसरा, इसको क्यों बनाया जाता है, ये भारत की तरफ से है ना, क्या करता है, एक वकील का कार्य करता है। जैसे कि मान लो विदेशों के अंदर भारत का कोई केस वगैरह हो, तो वो केस कौन लड़ेगा, भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश लड़ेगा या फिर महान्यायवादी। तो जैसे कि
पाकिस्तान और भारत के साथ में मान लो कोई विवाद चल रहा है और वो केस कहाँ चला जाए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर चला गया, तो उस टाइम पर हमारे देश की तरफ से, भारत की तरफ से केस कौन लड़ेगा, तो महान्यायवादी लड़ेगा। भारत का एक सरकारी वकील होता है, कौन है, महान्यायवादी। ठीक है, कौन होता है, महान्यायवादी। तो एक तो सलाह देने के लिए बनाया जाता है राष्ट्रपति को, दूसरा देश का क्या करता है, ये एक वकील का कार्य करता है, कौन, महान्यायवादी भी। तो ये भी ध्यान रखना। तीसरी बात है, जैसे कि मान लो महान्यायवादी है, महान्यायवादी जैसे ही बना दिया और महान्यायवादी अपना केस भारत के अंदर कहां पर लड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ सकता है। इसको कहां की पावर है कि ये सिर्फ अपना केस वहीं पर लड़ सकता है, तो ये अपनी सुनवाई है ना कहीं पर भी करवा सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में करवा सकता है या हाई कोर्ट के अंदर करवा सकता है, या फिर कहां पर, यानी कि जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कहीं पर भी क्या कर सकता है, अपने केस की सुनवाई करवा सकता है। तो किसी भी कोर्ट में सुनवाई करने की पावर है किसके पास में, महान्यायवादी के पास में। एक बात और ध्यान रखनी है, आर्टिकल नंबर 88 अनुच्छेद 88 के अंदर एक बात और बोल रखी है, क्या भाई, यानी कि जो महान्यायवादी है ना, महान्यायवादी क्या है, संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या है, संसद की बैठक के अंदर क्या कर सकता है, ये संसद की बैठक में भाग ले सकता है। संसद की कोई भी बैठक चल रही है, किसी भी मुद्दे से संबंधित कोई भी बातें चल रही हैं वहां पर, ठीक है, तो उस हर बैठक में क्या कर सकता है, ये महान्यायवादी भाग ले सकता है। तो संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन संसद की हर बैठक में भाग लेता है, कौन, महान्यायवादी। बट यहां पर इसकी एक शर्त है, यानी कि जो महान्यायवादी है संसद की बैठकों में भाग तो ले सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता, वोटिंग नहीं कर सकता। वहां पर मान लो कोई भी वोटिंग वगैरह चल रही हो, जैसे कि महाभियोग की प्रक्रिया चल रही हो, या फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित यानी कि वोटिंग चल रही हो, तो महान्यायवादी क्या है, वहां पर जा सकता है, बैठ सकता है, भाग ले सकता है, बट क्या नहीं कर सकता, वहां पर वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है या ऐसा कौन सा पद है जो संसद की हर बैठक के अंदर भाग ले सकता है, बट वहां पर क्या नहीं कर सकता, वोट नहीं डाल सकता, वोट नहीं डालने का अधिकार है, वहां वो कौन सा है, महान्यायवादी। तो ये ध्यान रखना भाई। तो ये था क्या, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, और प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। ठीक है, कौन होता है, महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर कौन सा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना जाता है, कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो उसको जो चुनाव किया जाता है वो चुनाव कौन करता है, किसके द्वारा उसको चुना जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, क्या, संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, और डी ऑप्शन दे रखा है क्या, संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है भाई, संसद के सदस्यों द्वारा। ए ऑप्शन क्या है इसका सही है। देखिए अनुच्छेद 63 के अंदर किस चीज का वर्णन आता है, अनुच्छेद 63 में बात बोल रखी है किसकी, उपराष्ट्रपति की। भारत का क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। अब अनुच्छेद 63 में तो ये बात बोल दी, अनुच्छेद 64 के अंदर किस चीज का जिक्र दे रखा है, अनुच्छेद 64 में बात बोल रखी है कि जो उपराष्ट्रपति है ना ये क्या होगा, सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। और कहाँ का पदेन सभापति होगा, ये राज्यसभा का। ठीक है, कहाँ का होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 63 में उपराष्ट्रपति का जिक्र कि भारत का क्या होना चाहिए, उपराष्ट्रपति। 64 के अंदर सभापति होगा, पदेन सभापति होगा, कहाँ का, राज्यसभा का। 65 के अंदर क्या बात बोल रखी है, 65 में बात बोल रखी है कि जो सभापति या उपराष्ट्रपति है ना ये क्या है, ये एक कार्यवाहक का कार्य करेगा। ठीक है, कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा, कहाँ का, राष्ट्रपति का। अगर राष्ट्रपति का क्या हो यानी कि पद रिक्त हो जाए या अचानक से कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए कि क्या हो गया, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, तो उस टाइम पर क्या है, एक कार्यवाहक के रूप में कार्य कौन कर सकता है, उपराष्ट्रपति कर सकता है। ये बात स्पष्ट रूप से कहां पर बोल दी, 65 के अंदर यहां पर बोल रखी है अभी। ठीक है, तो ये तीनों बातें ध्यान रखनी है एक उपराष्ट्रपति से संबंधित। अब कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है, योग्यता क्या होनी चाहिए,
चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए? तो योग्यता के अंदर पेपर की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखनी है। वैसे तो बहुत सारी बातें आती हैं, जैसे कि वो पागल या दिवालिया ना हो, या फिर किसी के लाभ के पद पर ना हो, या फिर क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये चीज तो है कॉमन, यानी कि पेपर में जो पूछी जाती है कि एक उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी भाई? 35 वर्ष। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब मान लो कि न्यूनतम कोई भी व्यक्ति कैंडिडेट खड़ा हो गया, किसके लिए? उपराष्ट्रपति पद के लिए। अब उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है ना, वो चुनाव किस प्रकार से होता है? तो अनुच्छेद 66 में स्पष्ट रूप से ये बात बोल रखी है, क्या कि उपराष्ट्रपति है, अनुच्छेद 66 के अनुसार, आर्टिकल नंबर 66 के अनुसार क्या है कि जो उपराष्ट्रपति है इसके निर्वाचन के अंदर कौन कौन भाग लेगा? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है भाई? संसद भाग लेती है। ठीक है, कौन लेती है? संसद। संसद के कौन से सदस्य यहाँ पर भाग लेते हैं? तो संसद के सभी सदस्य। संसद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं ना, 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो निर्वाचित और दूसरे कौन से होते हैं? मनोनीत। तो इसमें कौन भाग लेता है? इसमें निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और कौन से? मनोनीत भी। यानी कि संसद के कौन से भाई? संसद के सभी सदस्य। और संसद के सभी सदस्य किस में भाग लेते हैं? ये जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर। तो ये ध्यान रखनी है, किससे संबंधित? उपराष्ट्रपति के चुनाव से। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ए इसका सही आंसर है। क्या कि संसद के सभी सदस्य क्या कर सकते हैं? इसके अंदर भाग लेते हैं। कौन से? निर्वाचित भी और दूसरे कौन से? मनोनीत भी। संसद के 2 भाग है ना, 2 भाग इसके कौन कौन से आते हैं? एक तो है कौन सा? राज्यसभा, और दूसरा कौन सा आता है? लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही क्या करती हैं? इसके अंदर भाग लेती हैं। राज्यसभा में भी 2 प्रकार के सदस्य होते हैं और इसमें भी 2 प्रकार के सदस्य होते थे, अब नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पर तो सिर्फ निर्वाचित ही सदस्य आते हैं। पहले क्या था? मनोनीत सदस्य भी होते थे। कितने सदस्य यहाँ मनोनीत होते थे भाई? 2 सदस्य मनोनीत होते थे। लेकिन 2019 के अंदर मनोनीत सदस्यों से संबंधित जो आर्टिकल था 331, वहां से क्या कर दिया? मनोनीत सदस्यों को समाप्त कर दिया या हटा दिया है यहाँ से। तो ये ध्यान रखना। तो क्या है कि दोनों राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य किसके चुनाव में भाग लेंगे? ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। अब मान लो उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति क्या है? सही से कार्य ना करे या फिर हमारे संविधान का उल्लंघन करे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? समय से पहले हटा सकते हैं। तो हटाने का प्रोसेस कौन जारी करेगा? ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जैसे कि मैंने आपको पीछे वीडियो के अंदर बताया था कि एक राष्ट्रपति है, एक राष्ट्रपति को अगर हम समय से पहले हटाते हैं तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। और महाभियोग कौन लगाएगी? संसद लगाएगी। लेकिन संसद का कोई भी सदन लगा सकता है वहां पर, ठीक है। लेकिन यहां पर अब है ना, जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को समय से पहले अगर हम हटाएं तो हटाने के जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को तो क्या बोलते हैं भाई? वो प्रोसेस कहलाता है पद मुक्ति। ठीक है, क्या कहलाता है? पद मुक्ति कहलाता है। लेकिन ये प्रोसेस जारी कौन करेगा? तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से आ सकता है, ध्यान रखना। एक उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस जारी किया जाएगा वो किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो सबसे पहले बात कौन उठाएगा? सबसे पहले बात उठाएगी राज्यसभा। ठीक है, कौन उठाती है? राज्यसभा उठाएगी। राज्यसभा के कितने सदस्य सहमत होंगे? यहाँ 1/4 सदस्य सहमत होंगे, तब जाकर ये प्रोसेस कहाँ जाएगा? लोकसभा के अंदर जाएगा। और लोकसभा के फिर कितने? दोनों के 2/3 सदस्य अगर सहमत होंगे तो हम क्या कर सकते हैं? एक उपराष्ट्रपति को समय से पहले हटा सकते हैं, जिसको किस नाम से जानते हैं? पद मुक्ति कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? पद मुक्ति कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, किससे संबंधित बात आती है? एक उपराष्ट्रपति को समय से पहले हटाने का प्रोसेस। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस जारी करेगी राज्यसभा। लेकिन जो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रोसेस जारी किया जाता है, जो महाभियोग लगाया जाता है, तो वो कौन सा भी सदन लगा सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, एक राष्ट्रपति को हटाने और एक उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित। तो ये भी बात ध्यान रखनी है। अच्छा, एक उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति देखिए, राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभा
सभापति होता है, ठीक है। और राज्यसभा है, राज्यसभा किस प्रकार का सदन आता है भाई, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है। कैसा सदन आता है, ये एक स्थायी सदन। लेकिन उपराष्ट्रपति है ना, राज्यसभा का क्या है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या है, ये पदेन सभापति होता है। लेकिन यहां देखिए राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें ना, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। लेकिन राज्यसभा का जो सभापति है ना, इस सभापति का कार्यकाल कितना, तो इस सभापति का कार्यकाल कितना होता है भाई, 5 वर्ष, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अंतर है किससे संबंधित, राज्यसभा के अंदर एक उपराष्ट्रपति से संबंधित। अच्छा, एक बात और है कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति अपने पद पर कार्य कर रहा है और इस कार्य कर रहा है तो इसको क्या है भाई, वेतन भी देना पड़ेगा अपने, यानी कि कार्य कर रहा है तो उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, ये भी पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन है ना, इसके उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं है, इस पद का कोई वेतन नहीं है, तो इस पद के लिए तो इसका वेतन कितना होता है, 0, ठीक है। कितना होता है भाई, 0 होता है, कोई वेतन नहीं होता। लेकिन इसको वेतन कितना दिया जाता है, इसको वेतन दिया जाता है 4 लाख रुपए, ठीक है। कितना देते हैं, 4 लाख। ये 4 लाख रुपए जो दिए जाते हैं ना, ये किस पद के लिए जाते हैं, दिए जाते हैं तो ये सभापति के रूप में दिया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना यहाँ पर कि उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए इसका कोई वेतन नहीं होता, लेकिन इसको सभापति के रूप में इसको वेतन मिलता है, और वो वेतन कितना मिलता है, 4 लाख मिलता है। तो ये ध्यान रखना। अब मान लो जैसे कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का अचानक से क्या हो गया, पद रिक्त हो गया, और पद रिक्त होने के कारण से अनुच्छेद 62 के अनुसार उसकी जगह पर कार्य कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, ठीक है। कौन करेगा, उपराष्ट्रपति। अब जैसे ही उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहा है, तो उस टाइम पर इसको वेतन भत्ते जो भी मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, अपने पद का, ये उपराष्ट्रपति या सभापति पद का मिलेगा या फिर राष्ट्रपति पद का। तो ये भी ध्यान रखना है, जैसे ही क्या है, एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर रहा है, तो उस टाइम पर इसको वेतन भत्ते या सुख सुविधाएं वो जो भी प्राप्त होंगी वो सारी कौन सी मिलेंगी, एक राष्ट्रपति वाली प्राप्त होंगी, जिस पद के ऊपर ये बैठा हुआ है वो वाली प्राप्त होंगी। तो ये ध्यान रखना, किससे संबंधित है, उपराष्ट्रपति से संबंधित है। उपराष्ट्रपति का सिर्फ यही कार्य है भाई, मतलब क्या कार्य करता है, एक तो सभापति के रूप में कार्य करता है, और दूसरा क्या है, जैसे ही अचानक या किसी कारण से पद रिक्त हो गया किसका, राष्ट्रपति का, तो उसकी जगह पर कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है कौन, उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या है भाई, ए है, यानी कि कौन से सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, संसद के सभी सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, यानी कि पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर किस टाइम पर होती है। ऑप्शन दे रखे हैं क्या, 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 22 सितंबर या 4 जुलाई। तो इसका सही आंसर है कौन सा, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी क्या है, सूर्य से पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होती है। अधिकतम पृथ्वी क्या होती है, अधिकतम दूरी पर होती है। एक तो पृथ्वी क्या है, यानी कि सूर्य के सबसे निकटतम स्थिति पर भी होती है अभी, और एक होती है क्या, अधिकतम दूरी पर। तो अधिकतम दूरी पर होती है ना, इसको तो किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है अपहेलियन या फिर अपसोर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अपसोर कहा जाता है। और दूसरा यानी कि जैसे ही पृथ्वी सबसे निकटतम स्थिति पर होगी ना, उस निकटतम स्थिति को किस नाम से जानते हैं, तो निकटतम स्थिति कहलाती है क्या, उपसौर, ठीक है। क्या कहलाती है, उपसौर कहलाती है। तो ये भी ध्यान रखना, अपसौर वाली स्थिति अधिकतम दूरी, और जो निकटतम स्थिति होती है वो क्या कहलाती है, उपसौर कहलाती है। तो अधिकतम दूरी कब होती है, ये तो होती है कब भाई, 4 जुलाई को, ठीक है। कब है ये, 4 जुलाई को। और निकटतम स्थिति कब होती है, 3 जनवरी को, ठीक है। कब होती है ये, 3 जनवरी। तो ये ध्यान रखनी है, अपसौर की स्थिति 4 जुलाई और उपसौर की स्थिति क्या है, 3 जनवरी। लेकिन अपसौर में पृथ्वी सूर्य के सबसे
सबसे अधिकतम दूरी पर और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य के क्या है, निकटतम दूरी पर, मतलब सबसे निकट वाली स्थिति में होती है। तो ये दोनों चीज ध्यान रखनी है, इससे अपसौर और उपसौर से संबंधित पेपर में बार बार पूछी जाती है ये। तो इसका सही आंसर कौन सा है, इसका सही है डी ऑप्शन 4 जुलाई। और 3 जनवरी को क्या है, उपसौर की स्थिति, और उपसौर की स्थिति के टाइम पर पृथ्वी सबसे निकटतम होती है। तो सही आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन बी। और इसी में एक और दे रखा है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होता है, तो 22 दिसंबर को होती है क्या, मकर संक्रांति। ठीक है, क्या होती है, मकर संक्रांति होती है। और मकर संक्रांति के टाइम पर सूर्य क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में सीधा चमकता है। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है भाई, उत्तरी गोलार्ध के अंदर सबसे बड़ी रात होती है। ठीक है, बड़ी रात कब होती है, तो 22 दिसंबर को। और इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, क्या होता है, बड़ा दिन। दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में क्या है, बड़ी रात। कब, 22 दिसंबर को। इसी तरह से एक डेट और भी आती है 21 जून। और 21 जून को क्या स्थिति होती है, ये होती है करक संक्रांति। और करक संक्रांति कब होती है, करक संक्रांति होती है 21 जून को। इस टाइम पर क्या है, इस टाइम पर उत्तरी गोलार्ध की बात करें ना, तो उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होता है, सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। और दक्षिणी गोलार्ध में बात करें ना, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, सबसे बड़ी रात। तो ये भी ध्यान रखनी है, 22 दिसंबर और क्या, 21 जून। ठीक है, करक संक्रांति और मकर संक्रांति। और एक और पूछ ली जाती है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, ये स्क्रीनिंग का जो पेपर हुआ था पीजीटी, हरियाणा पीजीटी का, और उसके अंदर क्वेश्चन आया था मकर संक्रांति और मकर संक्रांति पर्व कब मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति की बात करें तो 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। लेकिन पर्व की बात आ जाए ना, तो पर्व आता है कब, 14 जनवरी को। ठीक है, मकर संक्रांति पर्व की बात आए तो क्या है, 14 जनवरी। तो ये ध्यान रखना, किससे, करक संक्रांति और मकर संक्रांति, अपसौर और उपसौर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास में पहुंचती रहे। थैंक यू।